कुशलगढ़ की पावन धरा पे जो प्रसिद्ध हमारे समाज सेवी थे मामा बालेश्वर, उनको भी मैं शत शत नमन करना चाहूंगी। भाइयों, हर जगह पे बांसवाड़ा में मैं ये बात कहती आई हूँ, आज भी मैं ये बात कहूंगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी, हमको आजादी मिलने के बाद भी बांसवाड़ा आज भी गुलाम है। और इसी गुलामी को तोड़ने के लिए हमको हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी है कुशलगढ़ से राजेंद्र जी अमलयाल, इनको चुन के जयपुर में विधानसभा में भेजना पड़ेगा, ताकि हमारे गुलाम नेताओं ने, जो कि आज तक में आपने देखा होगा कि 75 सालों में जो भी भाजपा कांग्रेस की सरकारों में हम लोगों ने चुनकर जिन गुलाम नेताओं को भेजा है, उन्होंने कभी भी जल जंगल जमीन खनिज की बात नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि टीएसपी क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, यहाँ के जल जंगल जमीन और खनिज पे यहाँ के स्थानीय आदिवासियों का ही अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है। साथ ही साथ में जो आपके राजस्थान का काश्तकारी अधिनियम है, उस काश्तकारी अधिनियम में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि एसटी और एससी की जमीन बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ के जो गुलाम नेता है, जो सांपनाथ और नागनाथ बन के आपके समक्ष में बैठे हुए कुंडली मार के, उनके संरक्षण में यहाँ के कलेक्टर जो है दूसरे लोगों को, कंपनी को और सरकारों को हमारी जमीनें छीन कर उनको दे देते हैं। तो हमको हमारे बीच के, हमारे ही समाज के जाजम व्यवस्था के बीच से हमारे राजेंद्र जी अमलयाल को वहां पे विधानमंडल में भेजना होगा, जयपुर भेजना होगा, ताकि जो संविधान में लिखित अधिकार है, जिसको संविधान को मानने वाले नेताओं और कलेक्टर महोदय के द्वारा, एसपी महोदय के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, उनको वो वहां पे टेबल ठोक के उसको रोक सके। भाइयों, हमारे संविधान में बहुत सारे हमारे अधिकार हैं, जिसको बचाने का, जिसको बनाने का अधिकार हमारे सांसद और विधानमंडल में जो नेता है हम लोग चुन के भेजते हैं, उनको अधिकार हम लोग देते हैं। लेकिन 75 साल में इन संवैधानिक अधिकारों का जो हम बचाने का उनको अधिकार देते हैं, उन्होंने लूटने का ही उसको काम किया है। आपके बांसवाड़ा के नजदीकी क्षेत्र है घाटोल, उस घाटोल में आपको पता नहीं होगा, वहां पे 11 करोड़ टन सोना है। उस 11 करोड़ टन सोना के बारे में बताने के पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं झारखंड से आती हूँ, और झारखंड में वहां के समाज सेवियों और के से मुलाकात होने के बाद में, समाज सेवा में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने के बाद में, यहाँ के जिस विचारधारा के माध्यम से ये भारत आदिवासी पार्टी निकली है, उस विचारधारा जो कि जल जंगल जमीन खनिज बचाने की बात करता है, आदिवासियों को मालिक बनाने की बात करता है, साथ ही साथ में जो भी वंचित शोषित समुदाय है, चाहे वो दलित है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, उनके हक अधिकारों को बचाने की बात करता है। उनसे मुलाकात मेरी 2016 में हुई, और 2016 से लेके आज तक लगातार मैं समाज के हित में, आदिवासियों के हित में लगातार काम कर रही हूँ। और उस दौरान में वहां पे झारखंड में जो बिरसा मुंडा के गांव में 10 लाख टन सोना आदिवासियों की जमीन पे निकली थी। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? जिसकी जमीन उसका खनिज। मतलब आपके क्षेत्र में भी जो सोना, लोहा, चांदी या पत्थर जो है, उसको निकालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों का है, यहाँ के आदिवासियों को है। लेकिन जानकारी के अभाव में हमको ये बात पता ही नहीं है। साथ ही साथ में जो नेता, गुलाम नेताओं को हम चुन के भेजते हैं, उन्होंने कभी इस बात को आपको बताने की कोशिश नहीं की। तो वो जो 10 लाख टन सोना वहां पे था झारखंड में, उसको हम लोगों ने बचाया इसी विचारधारा से, जो कि जल जंगल जमीन खनिज बचाने की बात करता है। और वो 10 लाख टन सोना बचा। वो 10 लाख टन सोना इतना था कि वहां के हर एक आदिवासी के पास में अगर उसको निकाल ले, कानून बना के या फिर समिति के माध्यम से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समता जजमेंट में कहता है, उससे अगर वो सोना निकाल लेते तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होता, इतना पैसा उनके पास में था। ये तो झारखंड की बात थी। आपके मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 46 लाख टन सोना है,
जिसपे वहां के आदिवासियों का अधिकार है। और आपके बांसवाड़ा के घाटोल में सबसे ज्यादा यानी कि 11 करोड़ टन सोना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, जिसकी जमीन उसका खरीद, यानी कि उस पे सरकार का अधिकार नहीं है, उस पे यहाँ के भीलों का अधिकार है, यहाँ के आदिवासियों का अधिकार है। तो वो 11 करोड़ टन सोना अगर यहाँ के आदिवासी निकाल ले तो क्या किसी सरकारों की गुलामी करने की आवश्यकता हमको पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ के गुलाम नेता जो है हमको अनपढ़ रखना चाहते हैं, गंवार रखना चाहते हैं। जैसा कि अभी अभी एक भाई ने बताया कि शिक्षा की ऐसी नीति लेकर वो आए हैं कि 8वीं कक्षा तक बच्चे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, सबको पता है कि हमारे आदिवासी बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे सरकारी स्कूल के टीचरों को 10 तरह के काम दे दिए जाते हैं। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि घर में काम करने वाली नौकरानी को भी इतने काम नहीं करने पड़ते होंगे जितने टीचरों को करने पड़ते हैं। टीचरों को बिजी रखा जाता है, उनको व्यस्त रखा जाता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, पढ़ाने नहीं दिया जाता है। और बच्चे जो है उनको ये बात बताया जाता है कि 8वीं कक्षा तक तुमको ऐसे ही पास कर देंगे, 9वीं कक्षा तक ऐसे ही पास कर देंगे। 10वीं कक्षा में जब वो पहुंचते हैं तब उनका पढ़ाई का स्तर इतना नीचे रहता है, लेकिन फिर भी उनको 10वीं कक्षा में पास कर देते हैं। तब जाके जब नौकरी लेने की बात आती है, यहाँ पे भी स्थानीय आरक्षण के नाम पे जो नौकरियां निकलती है आदिवासियों की, वहां पे हमारे आदिवासी लोग भर्ती क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि बचपन से हमको शिक्षा की नीति ऐसी थी कि हमको अनपढ़ गंवार रखने की ही नीति उन लोगों ने बनाया ताकि